वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और आज की क्लास में मैं उपस्थित हूँ एक नई क्लास के साथ में, जिसका टॉपिक है सोशल स्ट्रक्चर ऑफ सिटीज, अर्थात नगरों की सामाजिक संरचना। इसमें हम जानेंगे कि जो सिटीज हैं, नगर हैं, उनकी जो सामाजिक संरचना है क्या है, सोशल स्ट्रक्चर क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, नगरीय सामाजिक संरचना का तात्पर्य नगर में लोगों की परिस्थिति और भूमिका, स्तरीकरण, वर्ग विभाजन, पारिस्थितिकी मतलब जो इकोलॉजी, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के विभिन्न प्रतिमानों से है। अर्थात जो उसके पैटर्न्स हैं, इन्हीं के आधार पर नगर में एक विशेष तरह का सामाजिक संगठन देखने के लिए मिलता है। अर्थात नगरीय स्तरीकरण क्या है? नगरीय स्तरीकरण एक दशा है, एक स्टेज है, जिसमें कुछ विशेष आधारों पर विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों को एक दूसरे से भिन्न सामाजिक स्थिति, अधिकार और सम्मान प्राप्त होता है। विक्टर डिसूजा, भट्टाचार्य तथा इसी प्रकार के दूसरे जो भारतीय समाजशास्त्री हुए हैं, उन्होंने भारत में नगरों की सामाजिक संरचना तथा स्तरीकरण की प्रकृति को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इनके द्वारा किए गए अध्ययनों से भारत में नगरों की सामाजिक संरचना तथा स्तरीकरण से संबंधित अनेक तत्व स्पष्ट होते हैं। जैसे इनमें वर्ग विभाजन, खुला स्तरीकरण, शिक्षा, व्यवसायिक स्थिति, गतिशीलता, परिवारों की प्रकृति, मूल्य संरचना तथा धर्म आदि इसके कुछ प्रमुख तत्व हैं, जिनके बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, नगर की जो सामाजिक संरचना में वर्गों की प्रधानता बहुत ज्यादा होती है। आप देखेंगे जिस तरीके से जो ग्रामीण जीवन है वहां पर जाति की प्रधानता है, इसी तरीके से नगरों में क्या है, वर्गों की प्रधानता बहुत ज्यादा है। साधारणतः व्यवसाय तथा प्रतिष्ठा के आधार पर विभिन्न व्यक्ति अनेक वर्गों में विभाजित होते हैं। इनमें 4 वर्ग सबसे महत्वपूर्ण है। नंबर 1 मैं बात करूं तो 4 वर्ग कौन कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पर आता है उच्च वर्ग। उच्च वर्ग के अंतर्गत वे व्यक्ति आते हैं जो कारखानों, बड़ी बड़ी कंपनियों तथा उद्योगों के मालिक हैं। राजनीतिक रूप से अधिकार संपन्न लोग तथा प्रशासनिक अधिकारियों को भी इसी वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। दूसरे नंबर पर आते हैं मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग के अंतर्गत वे लोग आते हैं जो व्यापारी हैं, सामान्य अधिकारी हैं, शिक्षक हैं, वकील हैं, कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी हैं तथा सामान्य श्रेणी के प्रबंधक हैं, डॉक्टर हैं इत्यादि। तीसरे नंबर पर मैं बात करूं तो उसमें आते हैं श्रमिक वर्ग। तीसरा वर्ग जो होता है वो श्रमिक वर्ग का होता है नगरों में। श्रमिक वर्ग के अंतर्गत कारखानों और उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक, कुशल कारीगर तथा शारीरिक श्रम के द्वारा सामान्य आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति आते हैं। और चौथा जो वर्ग होता है उसको बोलते हैं यहां पर निम्न वर्ग। इसके अंतर्गत नगरीय सामाजिक संरचना में ऐसे व्यक्ति, मतलब जो निम्न वर्ग के हैं, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। ये वो लोग हैं जो पीठ पर बोझा ढोने वाले, रिक्शा चलाने वाले, सड़क किनारे बैठकर सामान बेचने वाले, मूंगफली जो बेचते हैं सड़क के किनारे बैठे बैठे, या इस तरीके की छोटी छोटी चीजें बेचते रहते हैं। घरेलू नौकरी करने वाले, फेरी लगाकर किसी तरह का अपना भरण पोषण करने वाले, घरों से कबाड़ा इकट्ठा करने वाले, कूड़ा करकट इकट्ठा करने वाले, कबाड़ी जिनको बोलते हैं, घरों में काम करने वाले, झाड़ू पोछा करने वाले, साफ सफाई करने वाले, घरों की पुताई पुताई करने वाले, है ना। तो इस तरीके के जो लोग हैं ना, वो मतलब दिहाड़ी मजदूर होते हैं, मतलब हर दिन काम करते हैं और केवल उनको उतना ही मिल पाता है जिससे कि उनका पेट भर जाता है। इन सभी वर्गों से स्पष्ट होता है कि नगरीय सामाजिक संरचना जो है ना, उसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा विभिन्नता, मतलब विभिन्नता लिए हुए है अपने, मतलब एक जटिल है वो व्यवस्था। नगरों में व्यवसायिक वर्ग जैसे डॉक्टर, वकील, प्राध्यापक, वित्तीय सलाहकार तथा पत्रकार, इन लोगों की सेवाओं का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा महत्व है इनका। सभी एक इंपॉर्टेंट जो रोल अदा करते हैं वहां जो नगरीय समाज है ना, सिटी सोसाइटी है उसमें। इसके बाद भी संसार के दूसरे देशों की तुलना में अगर हम बात करें तो भारतीय नगरों में व्यवसायिक वर्ग के लोगों का प्रतिशत काफी कम है। मतलब संख्या किसकी ज्यादा है? लेबरर की संख्या जो भारतीय नगर है उनमें फिर भी ज्यादा है। नगरीय सामाजिक संरचना की एक मुख्य विशेषता इसमें गतिशीलता का होना है। अर्थात वास्तव में सामाजिक संरचना की जो मुख्य इकाई स्वयं व्यक्ति है,
भारतीय नगरों में नए लोगों के आते रहने के कारण तथा लोगों द्वारा एक नगर को छोड़कर दूसरे नगर को चले जाने के कारण गतिशीलता काफी अधिक देखने को मिलती है। इसके परिणाम स्वरूप नगर की सामाजिक जो संरचना है उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए कुछ लोग मुरादाबाद में काम करने के लिए आते हैं, कुछ समय काम करते हैं, उनका सही से काम चल जाता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से निकल लेते हैं, अपने दिल्ली चले जाते हैं, या दिल्ली काम करने के लिए गए, वहां पे काम नहीं चला, थोड़ा और आगे बढ़ गए, अमृतसर चले गए या पटियाला चले गए, चंडीगढ़ चले गए। तो इस तरीके से जो आवागमन है, लेबरर जो क्लास है, जो व्यक्ति है, उनका ये सब चलता रहता है। यदि परिवार की प्रकृति, मूल्य संरचना तथा धर्म के आधार पर भारत की जो नगरीय सामाजिक संरचना को देखा जाए तो बिल्कुल स्पष्ट होता है कि इसमें केंद्रिक परिवारों का विशेष महत्व है। जो संयुक्त परिवार है ना, वो आपको नगरों में नहीं मिलेंगे। वहां पर कैसे परिवार मिलेंगे आपको? न्यूक्लियर फैमिली, केंद्रिक परिवार, एकल परिवार आपको देखने के लिए मिलते हैं। आज नगरों में बहुत कम परिवार ऐसे देखने को मिलते हैं जो अपनी प्रकृति से संयुक्त हो। मतलब आपको रेयर केस में कोई मिलेगा जो ज्वाइंट फैमिली होगी, अन्यथा तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो आज जो मतलब जो ऐसे नगरीय जो परिवार है ना, उनकी जो जो प्रकृति है वो एकदम व्यक्तिवादी हो गई है। नगरीय संरचना में परंपरागत मूल्यों को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। व्यक्ति व्यवहार के उन तरीकों को ग्रहण करना अच्छा समझते हैं जो समय के अनुकूल और उपयोगी हो। धर्म को सामाजिक संरचना के आधार के रूप में नहीं देखा जाता। अधिकांश व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठानों तथा कर्मकांडों की जगह चाय पार्टियां या विचार गोष्ठियों का आयोजन करना ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं। जागरण करवा लिया, छोटे मोटे काम करा लिए, उससे उनको लगता है काम हो गया। जो खुला हुआ सामाजिक स्तरीकरण नगरीय सामाजिक संरचना की एक प्रमुख विशेषता है। यहाँ पर मतलब जो खुला हुआ जो सामाजिक स्तरीकरण है उसका मतलब है कि समाज में व्यक्ति की सामाजिक स्थिति और प्रतिष्ठा का निर्धारण उसकी जाति अथवा जन्म के आधार पर नहीं होता। जाति शहर में मायने नहीं रखती ज्यादा। क्या मायने रखता है? वर्ग मायने रखता है, आपका जो स्टेटस है वो मायने रखता है, इकोनॉमिक आपकी जो कंडीशन है वो मायने रखती है। शिक्षा, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक शक्ति, सामाजिक सहभागिता तथा व्यवसाय की प्रकृति आदि वे विशेषताएं हैं जिनके आधार पर विभिन्न व्यक्तियों को एक दूसरे से भिन्न अधिकार और पुरस्कार प्राप्त होते हैं। इसके बाद भी यह ध्यान रखना आवश्यक है कि भारत की नगरीय सामाजिक संरचना का कोई एक निश्चित स्वरूप नहीं है। अगर आप देखेंगे अलग अलग नगरों का जो स्ट्रक्चर है वो आपको अलग अलग देखने के लिए मिलेगा। आप ये कहें कि यूनिवर्सल जो मतलब जो भारत के नगर हैं सभी में एक ही फार्मूला आप लागू करें, संभव नहीं है ऐसा। इसका जो सबसे प्रमुख कारण है वो ये है कि नगरों में भी ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं होती जो सामाजिक संरचना तथा स्तरीकरण के परंपरागत रूप को बनाए रखने का प्रयत्न करते रहते हैं। मैं बात करूं समाजशास्त्रियों की, जिनमें नाम आता है मैक्स वेबर, गॉर्डन चाइल्ड, ऐसे अनेक समाजशास्त्रीय जिन्होंने नगर की सामाजिक संरचना के एक प्रमुख लक्षण के रूप में बाजार की मौजूदगी की विवेचना की है। उन्होंने जो उसका स्ट्रक्चर है उसको लिंक किया है बाजार की मौजूदगी से, मार्केट से। बाजार पर आधारित अर्थव्यवस्था नगरीय संरचना का एक प्रमुख आधार है जिसकी सहायता से नगर में एक दूसरे से भिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से संबंधित लोगों के हित प्रधान स्वरूपों को और उनके संबंधों को समझा जा सकता है। इसी के फलस्वरूप नगरों की संरचना अनेक जटिल संगठनात्मक स्वरूपों से संबंधित हो जाती है। जो भारत में नगरीकरण है और जो नगरीयता है, अगर मैं उसकी बात करूं तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ 20वीं शताब्दी में जैसे जैसे नगर के परंपरागत व्यवसायों की जगह नई प्रौद्योगिकी पर आधारित कारखानों की संख्या में वृद्धि होने लगी। क्या हुआ? उसका परिणाम क्या हुआ? नगरीकरण की प्रक्रिया भी तेजी से बढ़ी और इसका अनुमान यहां नगरों की जनसंख्या में होने वाली वृद्धि से लगाया जा सकता है। जैसे भारत में 1941 में 1 लाख और इससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या केवल 49 थी, 49। वहीं सन 2011 की जनगणना का डेटा अगर आप देखें तो यहां पर यह संख्या बढ़कर 400 से भी अधिक हो गई। मतलब वहां मात्र 49 थी, किसमें? 1941 में, और 2011 आते आते जो संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 400। 1951 में देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या केवल 4 थी। जिनकी जो संख्या है, जिनकी जो आबादी थी वो 10 लाख से ज्यादा थी, वो कितने थे? 4 नगर थे। लेकिन वर्ष 2011 तक इनकी संख्या बढ़कर 55 हो गई। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद, पुणे, कानपुर, नागपुर, लखनऊ, सूरत,
जयपुर, कोच्चि, एर्नाकुलम, कोयम्बटूर, बड़ोदरा, इंदौर, पटना, मदुरई, भोपाल, विशाखापट्टनम, वाराणसी, इलाहाबाद, मेरठ, मंगलुरु, भुवनेश्वर तथा अमृतसर आदि इनके उदाहरण हैं। इनके अतिरिक्त 51 ऐसे नगर हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से कम लेकिन 5 लाख से अधिक है। सन 2021 में जहां देश की केवल 11.2% जनसंख्या नगरों में रहती थी, वहीं आज अगर कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत बढ़कर 31.20 हो गया है। नगरों की बढ़ती हुई आबादी से पैदा होने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए अब विकास प्राधिकरणों द्वारा नगर नियोजन यानी टाउन प्लानिंग को विशेष महत्व दिया जाने लगा है। इस कारण नगर नियोजन को आज नगरीय संरचना में परिवर्तन का एक मुख्य आधार माना जाता है। तो जिस तेजी से नगर बढ़ रहे हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से उनका जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो रहा है, उसकी जो संरचना है वो भी चेंज हो रही है। तो एक समाजशास्त्री हुए, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। एंडरसन का कथन यह है कि नगरीकरण का तात्पर्य एक और नगरों की जनसंख्या में वृद्धि होना तथा लोगों का गांव से नगरों की ओर बढ़कर नए व्यवसाय करना है। तो दूसरी तरफ यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों के विचारों, व्यवहारों, मनोवृत्तियों और मूल्यों में परिवर्तन होने लगता है। अर्थात इससे पुनः यह स्पष्ट होता है कि गांव में जनसंख्या वृद्धि तथा ग्रामीण समस्याएं और दूसरी ओर नगरों में औद्योगिकीकरण से उत्पन्न व्यवसाय के नए अवसर, परिवहन तथा संचार की सुविधाएं, राजनीतिक विकास के अवसर और नागरिक सुविधाएं नगरीकरण के प्रमुख कारण हैं। तो आज की क्लास में विद्यार्थियों बस इतना ही। अगर कोई क्वेरी आपकी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मुझे लगता है कि जो हमने आज चर्चा की है, जो स्ट्रक्चर है सिटीज का, उसके बारे में कोई क्वेरी अगर आपकी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका आंसर देने का प्रयास करूंगा। जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।